डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। एलॉन मस्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं पर ताइवान के मुद्दे को लेकर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक पहल की है, एक पीस प्लान जो है उसके लिए दिया है। इसके लिए ताइवान के मुद्दे के लिए, है ना। तो आपको पता है कि ताइवान का मुद्दा कहीं ना कहीं पर काफ़ी दिन से सुर्खियों में है। चीन और अमेरिका के बीच में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा है। चीन इस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसको रोकना चाहता है। जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पर अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता की बात करता है और चीन जो है वो चाहता है कि ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा है। रूस और यूक्रेन में पहले से युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस पर भी पहले कहीं ना कहीं पर रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए भी एलन मस्क ने पहले इसको लेकर भी एक प्लान दिया था, जिसको लेकर इनकी थोड़ी आलोचना भी हुई थी, ज़्यादा वर्क इस पर हुआ नहीं। लेकिन अब इन्होंने ताइवान को लेकर भी ये चीज़ें बोली हैं। क्या है पूरा मुद्दा, पूरी गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। देखिए, दो चीज़ें इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं। एक तो हांगकांग का मुद्दा क्यों है वो आगे चलकर देखते हैं। दूसरा कि वर्ल्ड इकोनॉमी से इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं या जो प्राइवेट प्लेयर हैं, इनको क्यों इतनी दिक्कत होती है, क्यों ये लोग बोलते हैं कि नहीं, वॉर जो है, वॉर की सिचुएशन खत्म होनी चाहिए, युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए और स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमी पे इफेक्ट देखेंगे ताकि ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत होलिस्टिकली कवर कर सकें। जल्दी से देखते हैं चीज़ें क्या हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने क्या है, आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, चीन और ताइवान के बीच में भी तनाव देखने को मिला है। तो इसमें एलन मस्क ने ये बोला है कि इसको कम करने के लिए कर एक सुझाव दिया उन्होंने बोला है कि ताइवान का कुछ नियंत्रण जो है ना, चीन को सौंपकर तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ताइवान का ये क्षेत्र है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए इसका कुछ हिस्सा अगर हम चीन को सौंप दें और बाकी क्षेत्र को चीन स्वायत्तता दे दे, छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं पर एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है इस चीज़ का। ये उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है। आगे क्या है, बोलते वो ये हैं कि हांगकांग जैसी व्यवस्था की जा सकती है ताइवान में। समझिए, यहाँ पर मेरी सिफारिश ये है, बोलते हैं एलन मस्क, क्या बोलते हैं, मेरी सिफारिश है कि ताइवान के लिए एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हो। ठीक है ना। शायद ये सभी को खुश नहीं करेगा, वो ये बोलते भी हैं कि ये चीज़ कहीं ना कहीं पर हो सकता है ताइवान को पसंद ना आए या किसी को भी पसंद ना आए, लेकिन वो उन्होंने ये चीज़ की सिफारिश की है। मुझे लगता है शायद वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो हांगकांग की तरह हो, लेकिन ताइवान के लिए ज़्यादा उदार हो, थोड़ी सी लिबरल ज़्यादा हो। आपको पता है हांगकांग की क्या सिचुएशन है, उसको लेकर हम लोग समझेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जिस तरह की ऑटोनॉमी, जिस तरह की स्वायत्तता हांगकांग को दी गई है ना, उससे थोड़ी बेहतर तरीके से ताइवान को दी जा सकती है। ठीक है, तो इससे इस चीज़ का सॉल्यूशन ये खोज रहे हैं कि इससे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। दूसरा, इस मुद्दे पर चीन का पक्ष क्यों ले रहे हैं वो, क्योंकि उनका कारोबार है ना, उनकी जो कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार की जो कंपनी है टेस्ला, इसका संघाई में एक बड़ा कारखाना। आप मान के चलिए कि चीन में ना लगभग 50% टेस्ला की कारों का उत्पादन होता है। तो कितना बड़ी अमाउंट में वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अपने कारण है। चीन की सरकार, ये भी हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे कि चीन में ही कंपनियां क्यों स्टैब्लिश होती हैं। ठीक है, अगर आप हल्का सा देखना चाहें यहाँ पर, चीन में इसलिए क्योंकि देखिए, चीन की सरकार बहुत सारी उनको छूट देती है। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिलीफ काफ़ी देती है, फिर उसको कहीं ना कहीं पर लोन की व्यवस्था, अवेलेबिलिटी कराई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनको छूट दी जाती है ताकि कंपनी को, और जैसे लेबर लॉज हैं ये थोड़े आसान कर दिए जाते हैं ताकि कंपनियां वहां पर स्टैब्लिश आसानी से हो सके। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि चीन इस तरह, ताकि चीन क्यों करता है ये सब, ताकि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके और ज़्यादा कंपनियों का यहाँ पर निवेश होगा, तो कल को अगर सिचुएशन वॉर की होती है तो यही जो बड़े कारोबारी हैं ये चीन का पक्ष लेंगे। और ये दिख भी रहा है, आप देखिए ना किस तरह से वो एलन मस्क चीन का पक्ष लेते दिख रहे हैं। अब आगे देखिए, चीन और ताइवान के झगड़े में सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि एप्पल के साथ कई कंपनियों को नुकसान होगा। वो ये बात बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ टेस्ला की बात कर रहा हूं, एप्पल वगैरह का कारखाने भी वहां पर हैं, तो उनको भी नुकसान होगा। इससे पहले उन्होंने रूस यूक्रेन के युद्ध को सुलझाने की बात की थी। उसमें उन्होंने पता क्या बोला था कि यूक्रेन को ना क्रीमिया रूस को दे देना चाहिए। ऑलरेडी रूस का कब्जा है उस पर, लेकिन वो बोलते हैं कि इसको एक्सेप्ट कर ले यूक्रेन, तो हो सकता है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ठीक है, ये उन्होंने सॉल्यूशन दिया था। फिर इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पे पोल भी करवाया, जिसको लेकर उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई। अब आगे देखते हैं। जल्दी से पहले आप हांगकांग की सिचुएशन देखिए, लोकेशन देखिए। देखिए, यहाँ पर है हांगकांग, यहाँ पर है ताइवान। ठीक है, ये ताइवान स्टेट है। यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, इसको लेकर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, ये ताइपे उसकी कैपिटल है ताइवान की, ये चाइना है, ये वियतनाम है,
ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस है, ठीक है, ये पूरा आपको प्रशांत क्षेत्र का जो है प्रशांत महासागर इसमें दिखेगा, ठीक है, पैसिफिक ओशन। आगे देखते हैं आगे चीज़ें क्या हैं। देखिए अब हांगकांग को थोड़ा सा, क्योंकि न्यूज़ में आया है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि देख लीजिए। वैसे तो ये अलग मुद्दा है, पूरा मुद्दा है हांगकांग की सिचुएशन को लेकर, बट कई कई बार न्यूज़ में आता है तो थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, ठीक है, 1997 तक, बट 1997 में इसको चीन को सौंप दिया गया। काफ़ी लंबी वार्ता हुई थी, उसके बाद चीन को सौंप दिया। इसमें एक देश दो व्यवस्था, ठीक है, एक नेशन है और टू सिस्टम है। एक नेशन कौन है? चीन है, लेकिन व्यवस्थाएं दो रहेंगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमी दी जाएगी। आगे पढ़ते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार हांगकांग को विशेष दर्जा दिया गया, और अर्थात हांगकांग की शासन व्यवस्था चीन के मुख्य क्षेत्र से अलग होनी थी। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं ना, तो चीन में कम्युनिस्ट शासन है, ठीक है, साम्यवादी सरकार है, लेकिन हांगकांग में ना अभी भी थोड़ा डेमोक्रेसी का सीन है, क्योंकि जब हांगकांग में शासन कर रहा था ना ब्रिटेन, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर उस समय डेमोक्रेसी और वो सब चीज़ों का स्वाद उन लोगों ने चख लिया था। तो उनको चाहिए थी थोड़ी सी ये चीज़, लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। अब चीन में तो ये सब चीज़ें हैं नहीं, आपको पता ही है, लोगों के वहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, जब सरकार चाहती है तब दबा लेती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में हांगकांग को चाहिए ये सब, लोकतांत्रिक राइट चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पर होनी चीन के तहत ही थी, लेकिन अलग होनी थी हांगकांग में। अब आगे देखिए, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों में अधिकार दिया गया चीन को, लेकिन अन्य मामले हांगकांग को दिए गए। और यह तय किया गया कि वर्ष 2047 में, मतलब 50 वर्ष के बाद, 1997 में ना दिया था, उसके 50 वर्ष के बाद इस व्यवस्था का पुनरीक्षण, मतलब दोबारा से इसको रिव्यू किया जाएगा। अगर कुछ जरूरत हुई तो इसमें चेंज किया जाएगा, लेकिन 50 ईयर्स तक तो ये व्यवस्था चलेगी। ये ब्रिटेन के साथ चीन का एग्रीमेंट था। लेकिन आगे हुआ क्या? चीन एक दलीय व्यवस्था वाला देश है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें बदलाव अभी इन्होंने किया है कि चीन के राष्ट्रपति जीवन पर्यंत इस पद पर बने रहेंगे। हाल ही में की गई ना ये चीज़। ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण हांगकांग में लोकतांत्रिक विचारों का आगमन हुआ। हांगकांग की संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति ने मिलकर कुछ नए विचारों को जन्म दिया, जो कि चीन से बहुत अलग है। लेकिन चीन के जो मौजूदा राष्ट्रपति है ना, इनका जो विस्तारवादी रवैया है, ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। कौन सी चीज़ को? एक देश दो सिस्टम, दो व्यवस्था है ना, जो मैंने आपको बताया, ये इसको ख़त्म करने चाह रहे हैं। जो चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, 50 साल हम वेट नहीं करेंगे, जल्दी से 20 साल में हो चुके हैं, बहुत है। हांगकांग ने बहुत इटॉनमी देख ली, बहुत लोकतांत्रिक अधिकार देख लिए, अब चीन के तहत आ जाना चाहिए उसको। पूर्ण विलय के लिए, किसी भी सीमा के लिए जाने के लिए तैयार हैं। और इस चीज़ को लेकर ना हांगकांग में बार बार समय समय पर प्रदर्शन होते रहते हैं, ठीक है, प्रदर्शन होते होते। अच्छा, एक मूवमेंट है यूपीएससी, क्योंकि 3-4 साल पुरानी चीजें पूछ लेता है, तो अम्ब्रेला मूवमेंट याद रखिएगा। अम्ब्रेला मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ना, ये हुआ था हांगकांग में, और चीन के सरकार के खिलाफ ही हुआ था। हुआ ये था 2014 की बात है। तब चीन ने ये चीज़ बोली थी कि भाई जो हांगकांग की व्यवस्था है, मतलब हांगकांग के तहत जो उसका कार्यकारी अध्यक्ष होगा ना, उसको हांगकांग के लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना, ये स्वायत्तता थी, बोला यह गया था। लेकिन बाद में चीन ने ऐसे ऐसे प्रोविजन कर दिए, ऐसे प्रावधान कर लिए, जिससे जो चीन के समर्थित, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है ना चीन में, उसके समर्थन में जो लोग होंगे, वही लोग वहां पर अध्यक्ष बन पाएंगे। ऐसा कुछ प्रावधान इसने किया। इसके बाद वहां पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए हांगकांग में, और लोगों ने पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध किसका इस्तेमाल किया? अम्ब्रेला का, छाते का। तो उसको इसीलिए अम्ब्रेला आंदोलन बोला गया। अगर यूपीएससी पूछ ले कि अम्ब्रेला आंदोलन सुर्खियों में रहता है, क्योंकि 3-4 साल पुराना है, आता रहता है बीच बीच में न्यूज में, तो ये किस देश से संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा ये हांगकांग और चीन की व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए एलन मस्क को क्या जरूरत पड़ी, क्यों वो चाहते हैं कि भाई इस तरह का पीस प्लान वो क्यों देते रहते हैं, कभी रूस यूक्रेन को लेकर, कभी वो ताइवान को लेकर, इस तरह की चीज़ें क्या हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ पता है क्या होती है, जो युद्ध होता है ना, मुझे 100% लगता है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं पर इस पर प्रश्न बना के पूछेगी। अब किसी भी पेपर में पूछे मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली ये है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था युद्ध के प्रभाव, ठीक है ना, वार के इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि लगातार आप देखिए 7 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, कि सब लोग चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से इसके नुकसान अर्थव्यवस्था पर हैं, ठीक है, या फिर अन्य क्षेत्रों में है, जल्दी से आप देखिए।
कई बार मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले तो जो दिक्कत होती है ना वो सप्लाई चेन्स प्रभावित होती हैं, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखलाएं मतलब देखिए कोई चीज़ है, अब देखिए यूक्रेन से कोई माल है वो कहीं जा रहा है या रूस की तरफ जा रहा है, अब ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी कि नहीं होंगी। अब यूक्रेन वॉर की सिचुएशन में क्या वहाँ पर सप्लाई होगी, क्या वहाँ से प्रोडक्शन होगा, क्या वहाँ से इम्पोर्ट होगा, क्या आयात होगा, वो सब चीज़ें आप देखिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो अब जो सप्लाई चेन्स यूरोप से जो होती हुई यूक्रेन और रूस से निकल रही थी, तो ये एरिया तो डिस्टर्ब हो गया ना, ये वाला एरिया तो डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में विश्व की आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होती हैं, है ना। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए। दूसरा क्या होता है, अब आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गई, मान लीजिए आप देखिए सप्लाई और डिमांड का आप लोग समझते हैं ना कॉन्सेप्ट, सप्लाई और डिमांड का क्या होता है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है ना, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस जो है वो कम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में। और अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। अब सप्लाई गिर गई, वॉर हो रहा है, सप्लाई गिर गई तो इसके प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, यही होता है फिर। और इस प्राइस को बढ़ना क्या बोलते हैं, महंगाई, मुद्रास्फीति, ठीक है। ये वर्ल्ड इकोनॉमी में देखने को व्यापक पैमाने पर मिल रही है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक इकोनॉमी का आर्टिकल देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े जो विश्लेषक है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था में वैश्विक मंदी आने वाली है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। वो क्यों आ रही है पता है, सबसे बड़ा कारण इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन जो है ये, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, रूस यूक्रेन का युद्ध, ठीक है। रूस यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, या फिर आप उस तरफ से ये देख लीजिए कि भाई चीन जो है, कहीं ना कहीं पर चीन और ताइवान के बीच में तकरार चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर भी अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन में ना इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, निवेशक जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। शंघाई, चीन की इकॉनमी पूरी तरह से खराब चल रही है, वो सब चीज़ें भी हम लोग ने डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद देखिए एक समस्या होती है शरणार्थी समस्या। ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसमें आपको ये देखना होगा कि किस तरह से रूस के जो यूक्रेन के लोग थे वो किस तरह से यूरोप में जा रहे थे, पोलैंड में जा रहे थे, जर्मनी में जा रहे थे। वो क्यों, क्योंकि वहां पर सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो वहां से अब देखिए यूरोप के देशों के लिए शरणार्थी समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी, होगी ना समस्या। फिर यूरोप के देशों पर बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर ये युद्ध का ही एक कहीं ना कहीं पर एक प्रभाव है। जान मान की हानि तो देखो दोनों तरफ से होते हैं। एक सबसे पहला होता है कि दोनों देशों के सैनिक मरते हैं, फिर उसके बाद में जो आम नागरिक हैं, ठीक है, आम नागरिक हैं, उनकी शायद कोई गलती भी नहीं होती, उनको भी अपनी जान से हाथ कई बार धोना पड़ता है, अटैक होते हैं जब। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। कोविड में हम लोगों की जान बचाने की बात करते हैं, फिर युद्ध से हम खुद ही उनको मारते हैं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं पर ये चीज़, युद्ध का भी एक इफेक्ट ये भी है। और आप सोचिए इतने व्यापक पैमाने पर मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, बारूद का इस्तेमाल होता है, तो पर्यावरण का क्या हानि होगी या नहीं, ठीक है। वायु प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं पर वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ेगा ना, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। ये सब चीज़ें बढ़ने से आम जो पब्लिक है, जो ओल्ड सिटीजन है, वैसे तो हर किसी को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं, ठीक है, एल्डर सिटीजन जो होते हैं, उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। अब उनका क्या दोष था इस चीज़ में, कोई दोष था क्या उनका रूस यूक्रेन वॉर में, नहीं था, बट उनको आराम से एक जिंदगी जीनी थी। बट सोचिए कि हमने उनके लिए किस तरह की हवा को बिल्कुल प्रदूषित करके रख दिया। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे ना, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव पड़ते हैं। और इसी चीज को टालने के लिए ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या बड़े अमीर व्यक्ति होते हैं, ये इस तरह के प्रस्ताव देते हैं। देखिए कारोबारी फायदा तो देखो है ही अपनी जगह, आप कोई भी बिजनेसमैन है तो उसको तो सबसे ज्यादा प्यार किससे है, प्रॉफिट से है। लेकिन कहीं ना कहीं पर इस तरह के कारण, क्योंकि हम देखो उनके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे या उनके निजी व्यापार के बारे में बात करेंगे, कारोबार के करेंगे, वो यूपीएससी का एरिया नहीं होगा। यूपीएससी का एरिया इस तरह का प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये समझाया है, ठीक है। ये प्रश्न यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस तरह के पॉइंट्स आप वहां पर बिल्कुल प्रेजेंट करिए, उसको एक्सप्लेन करिए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को 1 से 2 बार डिस्कस किया है। और हांगकांग का भी थोड़ा मुद्दा जानना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल डिस्कस में ये सब चीजें अच्छे से देख ली हैं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ वगैरह वहां पर अवेलेबल होती हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी समरी कोर्स नहीं देख रहे हैं, मैं बार बार उनको कहीं ना कहीं पर ये बोल रहा हूं कि आप लोग एनसीईआरटी समरी कोर्स देखिए। इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप खुद क्वालिटी कंटेंट में, गुणवत्ता युक्त सामग्री के इस क्रांति में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर दोष किसी और को मत दीजिएगा, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को देखते रहिए। बाकी हम लोग तो करंट अफेयर डिस्कस करते ही रहते हैं। बहुत जल्द और नए इनिशिएटिव भी डिलाइट आईएएस पर लाए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को आने वाली तैयारी में हेल्प होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।